कर्मधारय समास लिखो। जिस समास में उपमा उपमेय, जिस समास में उपमा उपमा उपमेय या विशेषण विशेष्य का संयोग हो, विशेषण विशेष्य संयोग हो कौमा का संयोग हो कौमा कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास कहलाता है। किताब में जो लिखा हुआ है वह भी सही है, लेकिन समझ नहीं पाओगे। अब इसमें 4 बातें आई, जिन बातों की जानकारी आपको चाहिए। अगर उन बातों की जानकारी नहीं होगी, उसका परिचय आपको नहीं होगा, तो आप समझ नहीं पाएंगे। पहला है उपमा। अब उपमा क्या है? दूसरा है, नीचे लिखो, उपमा के नीचे उपमेय। अब उपमा के बारे में समझ लो। हम किसी से किसी की तुलना करते हैं, तो जिसकी तुलना करते हैं वह उपमेय कहलाता है, और जिससे तुलना करते हैं वह उपमा कहलाती है। तो लिखो उपमा, लिखकर हाइफन आपने दिया। जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उपमा कहलाती है। जिससे तुलना की जाए उपमा या उपमान कहलाती है। नीचे उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। उपमा या उपमान में कहा गया कि जिससे तुलना की जाए, और उपमेय में जिसकी तुलना की जाए। जैसे कमल नयन, जैसे कमल नयन। अब इसमें देखो, नयन की तुलना की गई कमल से। कैसा नयन? कमल के समान नयन। अब इसका विग्रह हो जाएगा, कमल के समान नयन। अब इसमें तुलना की गई कि नहीं नयन की? नयन की तुलना की गई। कैसा नयन? उत्तर होगा कमल के समान। तो नयन हो गया उपमेय, नयन हो गया उपमेय, और कमल हो गया उपमान, उपमा या उपमान। यह भी पूछा जा सकता है, इसमें उपमान कौन है, इसमें उपमेय कौन है? तो जिसकी तुलना की गई वह उपमेय हो गया, और जिससे तुलना की गई यह उपमा या उपमान हो गया। मतलब कि नयन की तुलना की गई किससे? कमल से। तो नयन हो गया उपमेय और कमल हो गया उपमान। और इसमें
उपमा और उपमेय दोनों मिला हुआ है, इसलिए कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया। मैं समझता हूं कि इसको समझ गया होगा। अब मैं दूसरा पर आता हूं, विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। यह तो आप जानते होंगे। लेकिन विशेषण चैप्टर में ही लोगों को विशेष से पढ़ाना चाहिए, जो नहीं न किताब में लिखा हुआ है और न कोई पढ़ा पाते। पर विशेषण पढ़ाना चाहिए, लोग नहीं पढ़ा पाते। विशेष कहीं अलग से नहीं आता, यह विशेष संज्ञा होती है या सर्वनाम होता है। संज्ञा या सर्वनाम ही विशेष है वह कब, जब उसके साथ विशेषण का प्रयोग हो जाता है। अगर स्वतंत्र रूप में कोई संज्ञा है तो वह संज्ञा है, लेकिन जेहू संज्ञा के साथ कोई विशेषण लग जाता है तो वह संज्ञा संज्ञा नहीं रह जाती, वह विशेष से हो जाता है। जैसे लड़का, जैसे में यहां समझ लो पहले, लड़का, घोड़ा, पुस्तक, यह नाम है, इसलिए संज्ञा है। किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो लड़का भी नाम है, जातिवाचक संज्ञा। घोड़ा भी नाम है, यह भी जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक भी नाम है, यह भी जातिवाचक संज्ञा। लेकिन तभी तक संज्ञा है जब तक इसके साथ विशेषण नहीं लगा। जो ही तुम लगा देते हो सुंदर लड़का, सुंदर पहले लगा देते हो विशेषण, कैसा लड़का, सुंदर। तेज घोड़ा, कैसा घोड़ा, तेज। अच्छी पुस्तक, कैसी पुस्तक, पुस्तक अच्छी। अब ये लड़का, घोड़ा, पुस्तक, ये सब के सब विशेष हो गए। अब अगर इसको तुम संज्ञा कहोगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए वाक्य में देखना कि संज्ञा के पहले कोई विशेषण लगा हुआ है क्या। अगर विशेषण लगा हुआ है तो वह संज्ञा संज्ञा नहीं है, वह विशेष से हो गया। अब तुम लोग अपने ऊपर ले लो, लड़का हो चाहे लड़की रहो, जब तक तुम्हारा विवाह नहीं होता तुम लड़का कहे जाते हो या लड़की कही जाती है। और जो ही तुम्हारा विवाह हो जाता है तो लड़का पुरुष कहा जाता है और लड़की स्त्री कही जाती है। ठीक उसी तरह से जब तक संज्ञा या सर्वनाम के पहले विशेषण नहीं लगता है वह संज्ञा या सर्वनाम है, लेकिन जो ही उसके साथ विशेषण लग जाता है तो वह संज्ञा या सर्वनाम विशेष हो जाता है, संज्ञा या सर्वनाम नहीं रह जाता। अब उसी रूप में लो विशेषण और विशेष्य को। तो मैंने आपको इस कर्मधारय समास की परिभाषा दिखाई है कि जिस समास में उपमा उपमेय या विशेषण विशेष्य का संयोग हो, जैसे नील कमल, नील कमल। अब यहां मैं लिख रहा हूं नील कमल। नील क्या है, विशेषण, और कमल क्या है, विशेष, क्योंकि इसके साथ लग गया है विशेषण। नीला कमल, तो नीला विशेषण है
और कमल विशेष से हो गया। अब यहां कमल संज्ञा नहीं है, यह विशेष से हो जाएगा, क्योंकि इस कमल के साथ विशेष से क्या लगा हुआ है, विशेष है। अब मैं अभ्यास करा लेता हूं। घनश्याम, क्वेश्चन रहेगा घनश्याम इनमें से क्या है, ऑप्शन रहेगा 4। तो घन को क्या देख रहे हो, विशेषण है, और श्याम क्या है, और यह रंग का नाम है ना, श्याम वर्ण। तो बादल के समान, घन माने बादल, बादल के समान श्याम, यहां उपमा उपमेय आ गया। कैसा श्याम, बादल के समान, उपमा उपमेय तुलना की गई। इसलिए उपमा उपमेय आने के कारण, उपमा उपमेय का समन्वय होने के कारण, मेल होने के कारण यहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली क्या है, रंग, और यह क्या हुआ, विशेषण, और मिर्च क्या है, विशेष्य। इसलिए विशेषण विशेष्य का संयोग हो गया, कर्मधारय समास। ग्रंथ रत्न, रत्न है जो ग्रंथ। कमल नयन समझा चुका हूं, नील कमल समझा चुका हूं। पीतांबर, कैसा अंबर, अंबर माने आकाश, और पीत माने पीला। ध्यान देना, यह बहुब्रीहि समास भी हो जाता है। पीतांबर का अर्थ होता है पीत हो जिसका अंबर, अंबर माने कपड़ा, वस्त्र। तो विष्णु भगवान का जो वस्त्र है वह कैसा है, पीला। तो बहुब्रीहि समास अगर ऐसा विग्रह करोगे, पीला है जिसका वस्त्र, तब हो जाएगा बहुब्रीहि समास। और अगर तुम ऐसे इसका विग्रह करोगे, पीत वस्त्र, तो विशेषण विशेष्य का संयोग हो जाएगा और कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो तुम इसे बहुब्रीहि समास मानना, कर्मधारय समास नहीं। बहुब्रीहि समास इसलिए क्योंकि पीतांबर शब्द का प्रयोग हमेशा कृष्ण के वस्त्र के लिए ही आता है। सज्जन, सच्चा है जो जन। महात्मा, महान है जो आत्मा। यहां भी विशेषण विशेष्य का संयोग है, इसलिए कर्मधारय समास। पूछे तो बेटा, कहीं कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। अब देखो तीसरा, द्विगु समास। द्विगु समास, तुम लोगों के स्तर से द्विगु समास को पढ़ाने के लिए अच्छा, द्वि माने होता है दो, और गु से हो जाता है गुण। जिस समास का दो गुण हो, और दो गुण के कारण दो प्रकार के समास, इसका उदाहरण दो प्रकार का समास हो जाता है। कहीं तो यह द्विगु समास का काम करता है और कहीं यह बहुब्रीहि समास का काम करता है, विग्रह के आधार पर। जैसे दशानन, द्विगु का अर्थ संख्या होता है, शाब्दिक अर्थ है संख्या। तो दशानन, 10 आनन, 10 संख्या का बोध कराया,
इसलिए हो जाएगा द्विगु समास। पंचानन, 5 आनंद, द्विगु समास। त्रिनेत्र, 3 नेत्र, द्विगु समास। लेकिन जो ही हम इस शब्द का व्यापक अर्थ लेते हैं, विशेष अर्थ लेते हैं, तब यह शब्द बहुब्रीहि समास की भूमिका निभाता है। 10 हो आनंद जिसका, अर्थात रावण, बहुब्रीहि समास। 5 हो आनंद जिसका, पंचानन, अर्थात शिव का पुत्र। त्रिनेत्र, 3 हो नेत्र जिनके, अर्थात शंकर, बहुब्रीहि समास। लेकिन अगर इसका विग्रह करते हैं, त्रि अलग, नेत्र अलग, 3 नेत्र, तब द्विगु समास। 5 आनंद, द्विगु समास। 10 आनंद, द्विगु समास। लेकिन दूसरा नेचर का जो उदाहरण है, वह केवल और केवल द्विगु समास का ही उदाहरण बनेगा। जैसे त्रिकोण, 3 कोनों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार, मन नदियों का समाहार। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। अब वहीं पर चतुर्भुज को ध्यान दो। 4 भुजाएं हैं जिनकी, अर्थात विष्णु, बहुब्रीहि समास। तो निर्भर करता है विग्रह पर। सौभाग्य से, मेरी दृष्टि में तो दुर्भाग्य है, क्योंकि कुछ ज्ञान नहीं हो पाता है ऑब्जेक्टिव में। लेकिन तुम लोगों को लिखना नहीं पड़ता है, टिक लगा देना पड़ता है, इसलिए तुम लोगों के लिए सौभाग्य की बात ना। लेकिन खत्म कर रहे हैं अब। द्वंद्व समास क्या? द्वंद्व समास, ध्यान देना। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है कुश्ती। समान बलों के बाद जो मल्लयुद्ध होता है, हम उसे कहते हैं द्वंद्व। शब्दों का, उसका अर्थ ही उसका बल है। इस आधार पर लोग देखो कि द्वंद्व क्या होगा। द्वंद्व समास का अर्थ होता है जिस समास में, या जिस समास का दोनों खंड प्रधान हो, जिस समास का उभय पद प्रधान हो। जैसे भात दाल, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सुख दुख, दूध दही, लेन देन, हानि लाभ, पाप पुण्य, ऊंचा नीचा, दाल चावल, भला बुरा, ये सब के सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। याद रखना कि जब हम इसका पद विन्यास करते हैं, या यूं कहें कि इसका विग्रह करते हैं, तो और का प्रयोग करते हैं। पहचान क्या है? दोनों पदों के बीच में जब हाइफन देखो, ज्यों ही दोनों पदों के बीच में हाइफन आएगा, समझ लेना कि द्वंद्व समास है यहां। अब अव्ययी भाव समास, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो या प्रधान हो। जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो अथवा अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है।
जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिदिन। आप देखो, प्रति अलग, दिन अलग। अगर इसकी परिभाषा भी देते हो तो प्रति का प्रयोग सबके साथ होगा। प्रत्येक का अगर विग्रह भी करोगे तो इसका अर्थ नहीं बदलेगा। अव्यय, जिसका खर्च नहीं हो तो क्या खर्च होता है? अर्थ। तो जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो या प्रथम पद क्या हो? प्रधान हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब बहुब्रीहि समास आता है। जो समास शिक्षक अपने सामान्य या रूढ़ अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। याद रखना, योग रूढ़ का शब्द, योग रूढ़ का उदाहरण और कुछ द्विगु समास का उदाहरण, साथ ही कुछ कर्मधारय समास का उदाहरण बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। हो गया। नस समास में ध्यान देना कि जिस समासिक पद का प्रारंभ और से शुरू होता है, निश्चित रूप से नस समास के उदाहरण होते हैं। परिभाषा हो जाएगी, जिस समास से नकारात्मक भाव का बोध हो, जैसे अनुपस्थित, न उपस्थित, अनावरण, न आवरण, अनावश्यक, न आवश्यक, अनभिज्ञ, न भिज्ञ, अनुचित, न उचित। इन सभी शब्दों के पहले आपने अ देखा और ये सभी शब्द नकारात्मक भाव का बोध कराए, इसलिए ये सब के सब नज समास के उदाहरण होंगे। हो गया।